हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम लोग धमाकेदार वीडियो लेकर के आ चुके हैं। और आज इसलिए धमाकेदार कह रहे हैं क्योंकि आज हम इस वीडियो में जितना भी कंटेंट बात करेंगे सब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ऐसे सारे सवाल एग्जामिनेशन में आपको हूबहू देखने को ज़रूर मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हम लोग उन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहलाता है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 में। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि जैक बोर्ड ने किस प्रकार से 2016 में आर्ट्स वाले स्टूडेंट से सवाल किया हुआ था। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जानते हैं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स वालों के लिए सबके लिए यानी कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस झारखंड बोर्ड का सेम टू सेम है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो आप आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन कंप्लीट वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से देखो, जो पहला क्वेश्चन पूछा है ये तो सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन हो गया भैया कि उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, वही वाला मामला है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सीमांत उपयोगिता के बारे में, मतलब कि कह रहा है डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी, कि सीमांत उपयोगिता को परिभाषित करें। ये सीमांत उपयोगिता होता क्या है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु के अंदर कुछ ना कुछ गुण छुपा होता है और उसी गुण से हम संतुष्ट होते हैं। मतलब कि किसी वस्तु की वह क्षमता जिससे हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, तो वस्तु की उसी क्षमता को हम उपयोगिता कहते हैं। लेकिन पूछ रहा है सीमांत उपयोगिता, तो जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहाँ भी टर्म आपको मिलेगा ना सीमांत, सीमांत का अर्थ होता है वन एडिशनल यूनिट, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई। मार्जिनल का मतलब क्या है? मार्जिनल का मतलब है वन एडिशनल यूनिट। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एन एडिशनल यूनिट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि सीमांत का अर्थ होता है एक अतिरिक्त इकाई। तो कह रहे हैं कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कितना शानदार डेफिनेशन लिखा गया है। एक आपको हम और भी शॉर्ट डेफिनेशन बताएंगे, पहले हम अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। द चेंज इन टोटल यूटिलिटी, किसमें चेंजिंग देखना है? टोटल यूटिलिटी में कि कितने का परिवर्तन आया। क्यों भैया? क्योंकि कह रहा है काउज्ड बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, क्योंकि जब हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उपभोग करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमारा टोटल यूटिलिटी में यानी कि कुल उपयोगिता में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। और कुल उपयोगिता में ये जो परिवर्तन हुआ है वन एडिशनल यूनिट कंजम्पशन करने से, इसी को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला ये बना, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला से। यहाँ पर लिखा हुआ है mu इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं एक नाम है टून माइनस 1, है ना। टून माइनस 1 मार्जिनल यूटिलिटी है। देखिए यहाँ पे यानी कि किसी लड़के का नाम है टून, और जब हम उसको कहते हैं ना टून तो हमें समझ में आता है कि उस बेचारे का क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर हमें मिलती है ज़्यादा, यानी कि उसे नहीं हमें मिलती है, क्योंकि हम चिढ़ाते हैं तो हमें मज़ा मिल रहा है। तो यहाँ पर समझिए लिखा है टून माइनस 1। तो इस तरीके से फॉर्मूला ध्यान रखिए। mu क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। TU क्या है? टोटल यूटिलिटी। N क्या है? उपभोग की इकाई, कि कुल कितनी इकाइयों का उपभोग किया गया है, या फिर किस इकाई पर आप सीमांत उपयोगिता निकाल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल समझिए, मान लो कि हमने यहाँ पर एक इकाई उपभोग किया, ठीक है, और हमने एक रसगुल्ला जब खाया मान लो, तो उस समय टोटल यूटिलिटी हमें मिला 50, ठीक ना। लेकिन हमने रसगुल्ला जो है ना एक इकाई और भी कंज्यूम किया, एडिशनल यूनिट लिया, वैसे ही हमारा TU तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादा कंजम्पशन करने से TU बढ़ता है। तो TU मान करके चलो कि यहाँ पर हो गया हमारा 1 जो है 20। इसका मतलब हम क्या समझें? इसका अर्थ क्या हुआ ये समझने की कोशिश करिए। हालांकि यहाँ पर कम थोड़ा सा लेते हैं, क्योंकि एक और नेचर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हो गया मान करके चलो 80, ये मान लेते हैं, क्योंकि उपभोग की इकाई बढ़ाया तो TU बढ़ गया। तो यहाँ पर देखिएगा उपभोग की हमने कितना मात्रा केवल बढ़ाया है? एक इकाई एक्स्ट्रा केवल लिया, एक तो पहले से ही हम कंज्यूम किए हुए थे, केवल एक अतिरिक्त इकाई उपभोग मैंने बढ़ाया, तो इससे कुल उपयोगिता में परिवर्तन देखने को मिल रहा है 30।
यही 30 कहलाएगा सीमांत उपयोगिता। समझ गए? मतलब कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। आप ऐसा भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, यानी कि द रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। आप इस प्रकार से डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला तो समझ में आ गया, लेकिन इसे आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ऐसे इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या होगा, तो हम आपको बताते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने एक और फॉर्मूला लिखा है नीचे। अब दोनों फॉर्मूला लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर यू होगा, यू गलती से लिखा गया है सी, तो एम यू है ये। तो देखिए एम यू इक्वल टू क्या है, डेल्टा टी यू बाई डेल्टा एन। तो डेल्टा टी यू, डेल्टा मतलब परिवर्तन, टी यू का मतलब टोटल यूटिलिटी में चेंजिंग आने की। तो टी यू में चेंजिंग कितने का है, 30 का, तो यहाँ पर आ जाए 30। और इकाई में कितने का परिवर्तन हुआ, एक इकाई तो पहले से उपभोग कर रहे थे, इकाई के बाद में उपभोग किए हम, तो केवल एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाए, यानी कि यहाँ पर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा 30। समझ गए होंगे? तो इस तरीके से जो है ना मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट किया जाता है। आपको हम इसका जो है ना दूसरा तरीका बताते हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से। देखिए बहुत आसान है, कैसे? हमने टोटल कितना यूनिट कंज्यूम किया है अभी तक, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे n के जगह पर कितना, 2। ठीक है, n के जगह पर कितना हमने लिख दिया, 2। ठीक है, मतलब कि अंतिम इकाई हमारी टोटल 2 रही है। तो 2 इकाई उपभोग करने से टोटल यूटिलिटी कितना है, तो देखो 2 इकाई उपभोग करने से टोटल यूटिलिटी है 80। तो यहाँ पर 2 इकाई से टोटल यूटिलिटी कितना हुआ, 80। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 80 माइनस क्या होगा, टी यू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का मतलब क्या है, 1। तो एक इकाई पर आने की टी यू कितना है, एक इकाई पर टी यू है 50, तो यहाँ पर पुट कर दो 50। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 80 में से 50 यानी कि कितना आ जाएगा, 30। बात खत्म। हमने दोनों तरीके आपको बता दिए, जो आपको अच्छा लगे उससे काम करिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं, यानी कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तुम लोग जानते हैं एडम स्मिथ को ही हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ, सीधी सी बात। इन्हीं को कहा जाता है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के जनक को हम आधुनिक अर्थशास्त्र का पितामह या फिर आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। लेकिन इनका एक किताब आया था, उसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इनका किताब आया था 1776 ईस्वी में, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया आपको। ठीक है, 1776 ईस्वी में, लेकिन मेरी आदत है फिर से लिख देते हैं। हम सोचते हैं कि पता नहीं रिवाइज करोगे कि नहीं करोगे, तो मेरी वीडियो देख करके ही आपकी रिवीजन हो जाती है लगभग। तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं, किताब का नाम क्या, एन इंक्वायरी। ठीक है, क्या लिख रहे हैं वे, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर। एंड क्या बोल रहे हैं, नेचर, उसके बाद है एंड कॉजेज। ठीक है, नेचर एंड कॉजेज, CAUSES, कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये है किताब का नाम, लेकिन इतना लंबा याद नहीं रहता ना, तो यहाँ से ध्यान रखो, वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, ये किसने लिखा था किताब, तो एडम स्मिथ ने लिखा था, और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। इसी किताब में एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ऐसा डेफिनेशन दिया था इन्होंने कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। कई बार लिखा रहेगा अर्थशास्त्र की जगह संपत्ति, तो घबराना नहीं, एक यही बात है, धन बोले या संपत्ति बोले, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी में डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, और वेल्थ का मतलब हम धन भी बोल सकते हैं और संपत्ति भी। तो अर्थशास्त्र संपत्ति का या फिर अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ऐसा डेफिनेशन किसने दिया था, तो अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं ना जो एडम स्मिथ, उन्होंने ही डेफिनेशन दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर आ गए हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपसे 2 नंबर में जरूर पूछेगा कि मांग को परिभाषित कीजिए, है ना। डिमांड होता क्या है, स्क्रीनशॉट कर लो, डिमांड का सही और सटीक डेफिनेशन है ये, बिल्कुल हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा है। देखो कह रहे हैं क्या, किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक निश्चित समय तथा निश्चित एक दिए हुए मूल्य पर उपभोक्ता द्वारा खरीदा जा सकता है। खरीदा नहीं है कंज्यूमर ने, खरीदा जा सकता है, यानी कि कंज्यूमर की इतनी औकात है, कंज्यूमर की इतनी परचेजिंग पावर है कि वो एक निश्चित
निर्धारित कीमत वाली वस्तु को खरीद सकता है एक दिए हुए समय में या फिर एक निश्चित समय में। मतलब किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक निश्चित समय तथा दिए हुए मूल्य पर उपभोक्ता द्वारा खरीदा जा सकता है उसे मांग कहते हैं। मतलब कंज्यूमर की इतनी एबिलिटी है परचेज करने की, कैपेसिटी उसके पास इतना है कि वह वस्तु को खरीद सकता है, उसके पास आने की पैसा है। ठीक है, तो निश्चित समय यहाँ पर क्यों लिया गया है? क्योंकि समय जो है ना वो वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। और मूल्य क्यों लिया गया है? क्योंकि मूल्य की वजह से ही जो है वो लेन देन हो पाते हैं। अगर मूल्य निर्धारित नहीं होता है किसी मार्केट में तो फिर लेन देन कहाँ से संभव है? तो इसलिए मूल्य और निश्चित समय एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिमांड को डिफाइन करने के लिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, कह रहे हैं कि द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी कह रहे हैं द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कैन बी परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर एट गिवन टाइम एंड एट अ गिवन प्राइस इज कॉल्ड डिमांड। मतलब कि एक निश्चित समय और निश्चित कीमत पर कंज्यूमर जिस वस्तु को खरीद सकता है, उसकी एबिलिटी है, तो समझ लो कि वही आपका है डिमांड। ठीक है, मांग इसे ही कहते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, है ना, मैंने कई सारे वीडियो में जिक्र किया है। और अगर दिक्कत हो रही है फिर भी तो आप बताना, हम फिर से कर देंगे। देखो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र का वह भाग है ना जिसमें अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत आर्थिक चरों जैसे कि व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति, व्यक्तिगत फर्म इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र का वह भाग, भाग क्यों बोला है? क्योंकि देखिए अर्थशास्त्र दो भाग में हम लोग पढ़ते हैं 12th के अंदर में, मेनली तो दोनों पेपर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है। ठीक है, हालांकि ये इकोनॉमिक्स के दो भाग मेन हैं मुख्य रूप से, कई सारे अन्य भाग भी हैं अर्थशास्त्र के, लेकिन मुख्य रूप से दो ही हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। यानी कि ये माइक्रो जो है यहाँ पर हम लोग व्यक्तिगत रूप में पढ़ते हैं और इसी के बारे में पूछ रहा था क्वेश्चन। हमने लिखा कि व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, ये सब सबका अध्ययन कहाँ होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर में होता है। तो ध्यान कैसे रहेगा? ये जो टर्म लगा है ना MI, आई का मतलब ध्यान रखना, आई का मतलब होता है क्या? इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत। तो ऐसे ध्यान में रह जाएगा इंडिविजुअल। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत रूप से जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र। और यहाँ पर देखो MA, ए के बाद क्या है? ए का मतलब है यहाँ पर मान लो एग्रीगेट, मानने के लिए कह रहे हैं ए फॉर मान लो कि क्या है? एग्रीगेट। ऐसे ध्यान में भी रहेगा एग्रीगेट, यानी कि इसको कहते हैं सामूहिक। मतलब कि जहां हम सामूहिक आर्थिक चरों का अध्ययन करते हैं, व्यापक आर्थिक चरों का अध्ययन करते हैं, वो होता है समष्टि अर्थशास्त्र। और जहां हम व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, छोटे आर्थिक चरों का अध्ययन करते हैं, वो है समष्टि अर्थशास्त्र, सॉरी व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र का वह भाग जिसमें अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत आर्थिक चरों जैसे कि व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग या फिर किसी एक विशिष्ट वस्तु का मूल्य, ये सब सारा हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अंग्रेजी से भी हम इसको एक बार डिफाइन कर लें, अच्छा रहेगा। क्या कह रहे हैं कि दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें? स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल के बारे में या फिर इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल के बारे में ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि एक अर्थव्यवस्था की हम लोग व्यक्तिगत आर्थिक चरों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड के बारे में, इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में, या फिर इंडिविजुअल फर्म के बारे में, इंडिविजुअल इंडस्ट्री के बारे में, इंडिविजुअल फैमिली के बारे में, या फिर किसी एक पर्टिकुलर प्राइस के बारे में। तो इस तरीके से हम समझते हैं इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल का स्टडी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, लेकिन एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर जो आपसे पूछा जा सकता है कि कीमत सिद्धांत किसे कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र को या समष्टि अर्थशास्त्र को? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही ना दूसरा नाम है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही ना दूसरा नाम क्या है? प्राइस थ्योरी। क्या कहते हैं इसको? प्राइस थ्योरी कहते हैं, यानी कि कीमत सिद्धांत भी इसका नाम है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है कीमत सिद्धांत या फिर मूल्य सिद्धांत। सो इस बात को ध्यान रखना। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग ये पढ़ते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य कैसे तय होता है, यानी कि वस्तु के मूल्य निर्धारण की बात हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। और आय और रोजगार की बात हम लोग, आय और रोजगार निर्धारण की बात हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र की तरफ करते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई?
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या 5वां आ गया और इस क्वेश्चन को हमने कई बार किया है, कई बार। परिवर्तनशील साधन क्या है, यानी कि व्हाट इज वेरिएबल फैक्टर। कह रहे हैं कि उत्पादन का वह साधन जिसे अल्पकाल में परिवर्तन किया जा सकता है उसे हम परिवर्तनशील साधन कहते हैं। बहुत बार रिपीट करता था पहले क्वेश्चन, इसी वजह से इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। दरअसल मेरा लेने का मन नहीं था, लेकिन चूंकि इतनी ज़्यादा बार जो है क्वेश्चंस को पूछा हुआ है ना, तो उस क्वेश्चन को जो चूंकि हम हटा नहीं कर सकते, ईयर वाइज सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन which can be changed in a short period of time are called variable factor। यानी कि यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर कौन होगा, जिसे हम अल्पकाल में परिवर्तन कर सकते हैं या बदल सकते हैं। तो जैसे कि श्रम यानी कि लेबर हमारा क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। ईंधन या फिर फ्यूल हमारा क्या होता है ना, रॉ मटेरियल के रूप में है। तो रॉ मटेरियल हो या फिर ईंधन हो, श्रम की मात्रा हो, ये सब हम बढ़ा घटा सकते हैं, उत्पादन बढ़ाने घटाने के साथ साथ परिवर्तन ला सकते हैं। कब, अल्पकाल में। तो वैसे साधन जिसे हम अल्पकाल में परिवर्तन कर सकते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बदल सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम परिवर्तनशील साधन। और परिवर्तनशील साधनों पर जो खर्चा किया जाता है ना, मजदूरी दिया जाता है, ईंधन पर खर्चा होता है, कच्चे माल पर खर्चा होता है, उन खर्चों को बोलते हैं हम लोग क्या, परिवर्तनशील लागत। ध्यान रखना, परिवर्तनशील साधनों पर किया गया खर्च को बोलते हैं परिवर्तनशील लागत। अब यहाँ पर देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का सवाल आ रहा है, ये भी 2016 का ही है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट से उस टाइम पूछा हुआ था। अब सबके लिए समान रूप से उपयोगी है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स के लिए। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति की परिभाषा दें। मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था कि एमपीसी क्या होता है। कह रहा है डिफाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बोलिए या फिर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बोलिए, एक ही बात है। इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि जब हमारा इनकम परिवर्तन होता है या इनकम बदलता है तो कंजम्पशन करने का यानी कि उपभोग पर खर्च करने का हमारा नेचर क्या होता है, उसी चीज़ को जानने की कोशिश की जाती है यहाँ। यानी कि आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, किसमें चेंजिंग बात कर रहा है, द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम, इट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। डेल्टा सी का मतलब है उपभोग में परिवर्तन, उपभोग खर्च में परिवर्तन, और यह है क्या, आय में परिवर्तन। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो हम आपको एक बार डिटेल में समझा देते हैं। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में भी इस चीज़ को बताया था। यहाँ पर ध्यान रखना, डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है। डेल्टा मतलब परिवर्तन, तो डेल्टा मतलब परिवर्तन है। सी का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो लिखा मैंने चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि उपभोग खर्च में परिवर्तन। आप लिख सकते हैं हिंदी से उपभोग खर्च में परिवर्तन। डेल्टा वाई का मतलब है आय में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन इनकम। चलिए अब हम आपको बता देते हैं यहाँ पर एमपीसी दरअसल है क्या, ठीक है। एमपीसी के बारे में जानना जरूरी है। एमपीसी है क्या, दरअसल देखो हमारी इनकम ना, मान लो हमारी इनकम पहले है 100 रुपया, ठीक है, और उस समय हम 100 रुपया में खा पी करके ख़त्म कर देना, ये पहला इनकम है। तो उस टाइम हम पहला जो है ना खर्चा कर रहे थे इस टाइप का, मान लो 70 रुपया, ठीक है, सॉरी 70 रुपया होगा। 100 रुपये में से हमने 70 रुपया खा पी करके ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब समझिए 30 रुपया हमने बचाया होगा पक्का, उस बचत से यहाँ पर हालांकि कोई मतलब है नहीं। अब देखो यहाँ पे हमारी इनकम मान लो अब 100 रुपये से हो गई, कितनी हमारी इनकम हो गई, मान लो 200 रुपये, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा जो है ना क्या हो गया, कंजम्पशन बाद में चेंज हो गया, क्योंकि इनकम बढ़ने से उपभोग खर्च बढ़ता है, ठीक है। आय बढ़ा है तो उपभोग खर्च बढ़ेगा, क्योंकि आमदनी बढ़ने से डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ने से उपभोग बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमारा खर्चा पहले 70 रुपया हो रहा था, अब हम खर्चा उतना ही थोड़े ना करते रहेंगे 70 रुपये ही, उसकी तुलना में कुछ ना कुछ बढ़ाएंगे अपना खर्चा। तो मान करके चलो कि हमने यहाँ पर कर दिया 80, क्योंकि जिस व्यक्ति की आमदनी बढ़ जाती है वो अपना उपभोग पर खर्चा भी बढ़ाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर इसे हो गया है। अब हम लोग जानते हैं एमपीसी का जो है वो फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, ठीक है। डेल्टा सी बाई क्या होता है, डेल्टा वाई। तो सर डेल्टा सी कैसे निकालेंगे, देखो डेल्टा सी हम लोग यहाँ से निकालेंगे। डेल्टा सी का फॉर्मूला होता है C2 माइनस में होता है C1। तो C2 का मतलब कितना है, C2 का मतलब है 80 और C1 का मतलब कितना है 70, ठीक है। तो यहाँ पर कितना निकलेगा 10, यानी कि डेल्टा सी हमारा कितना निकल चुका है, 10 निकल चुका है। ये वाला देख लो।
अब देखो यहाँ पर इनकम में कितने का चेंजिंग आया है, कैसे निकलेगा, तो डेल्टा वाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है y2 माइनस में y1। तो y2 का मतलब कितना, y2 मतलब है 200 और y1 का मतलब कितना है 100। तो कितने का परिवर्तन आया, 200 में से 100 घटा दीजिए तो 100 रुपये का परिवर्तन आया इनकम में, यानी कि ये आया आपका क्या, डेल्टा वाई आया है। तो डेल्टा वाई के जगह पर आप पुट कर दो कितना 100 और डेल्टा सी के जगह पर कितना पुट करेंगे 10। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, सो ये जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर में 1 नीचे में 0। अब इसको भाग नहीं लगाना जानते तो हम वो भी बता देते हैं आपको, 1 लिखे यहाँ पर और 10 लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर दशमल डालेंगे यानी कि 0 पॉइंट कर देते हैं, ठीक है, 0 दशमल, यहाँ पर दशमल डाले तो उसके बदले में यहाँ पर 0 आएगा। एक बार में दिए तो यहाँ पर 10 एकम 10 हो जाएगा, मतलब कि इसका हमारा नीचर देखिए मात्र 0.1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम समझ चुके हैं कि हमारी MPC 0.1 होगी अगर इस तरह का नेचर रहा कंज्यूमर का कि वो पहले 100 रुपये में से 70 रुपये खर्चा कर रहा था, खा पी करके ख़त्म कर दे रहा था, अब 200 रुपये में से 80 रुपये खा पी करके ख़त्म कर दे रहा है। मतलब कि कंजम्पशन में चेंजिंग आया है 10 रुपये का और इनकम में चेंजिंग आया है 100 रुपये का। तो हमने कर दिया डेल्टा सी इक्वल टू 10 और डेल्टा वाई इक्वल टू 100। तो इस प्रकार से 0.1 आ चुका है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर में। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हमने बताया है। यहाँ पे ध्यान से देखना है इसको, हूबहू ये क्वेश्चन छप सकता है आपके एग्जाम में, हूबहू छप सकता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं करेगा और आपको भी हूबहू छाप देना है जैसे मैंने लिखा है। देखो ध्यान से, कह रहे हैं कि भुगतान शेष की परिभाषा दीजिए, यानी कि डिफाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए 2 तरह की चीज़ें शामिल की जाती है, दृश्य और अदृश्य मदें। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि भुगतान संतुलन के अंतर्गत दृश्य एवं अदृश्य दोनों प्रकार के मदों को शामिल किया जाता है। लेकिन एक चीज़ होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक होता है क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि BOT। जब हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड का जिक्र करते हैं ना तो इसमें केवल दृश्य मद को ही शामिल किया जाता है, यानी कि केवल दिखने वाली वस्तु यहाँ पर शामिल रहेगी, दृश्य मद। लेकिन जो हमारा BOP है, जैसा क्वेश्चन भी पूछा है BOP के बारे में पूछा है, तो BOP में हमारा रहेगा दृश्य मद और साथ साथ में अदृश्य मद। अदृश्य मद का मतलब होता है सेवाएं, जैसे ही 2 देशों के बीच में जब सेवाओं का लेन देन होता है, यहाँ का कोई प्रोफेसर, यहाँ का इंजीनियर, यहाँ के जो है डॉक्टर दूसरे देश में गए सर्विस देने के लिए, या फिर दूसरे देश का डॉक्टर इंजीनियर कोई भी व्यक्ति वहाँ से आता है सर्विस देने के लिए, तो ये सब क्या होते हैं, अदृश्य मदें कहलाती है। सेवाएं जो होती है वो अदृश्य मदें होती हैं। और अगर 2 देशों के बीच में वस्तुओं का लेन देन हो रहा है, वस्तुओं का मूल्य रूप से, तो उसको कहते हैं दृश्य मद। मतलब ये एक विजिबल आइटम और एक क्या हो गया, इनविजिबल आइटम। 2 तरह के जो है चीज़ें लेन देन की जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसके लिए ना सरकार को एक खाता बही बनाना पड़ता है अपने देश के लिए, है ना, कि हम दूसरे देशों से क्या जो वो एक्सपोर्ट कर, दूसरे देशों से यानी कि क्या ले रहे हैं, आयात क्या कर रहे हैं, और दूसरे देशों को क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि बेच रहे हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा मामला यहाँ पर रहता है रिकॉर्ड। तो कह सकते हैं क्या, किसी देश का भुगतान संतुलन एक दी हुई समय अवधि में देश के निवासियों तथा विदेशी निवासियों के बीच सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। यानी कि भुगतान संतुलन क्या है, सभी प्रकार के यहाँ पर आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है कि हमने क्या एक्सपोर्ट किया है, उसका मूल्य कितना है, और दूसरे देश से हमने इंपोर्ट क्या करवाया, उसका मूल्य क्या है। दोनों तरह की चीज़ें यहाँ पर नोट की जाती है। इसे ही कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन। ये एक निश्चित समय अवधि के लिए तैयार किया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं भारत के लिए वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर के अगले 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेकर के अगले 31 मार्च तक का जो टाइम ड्यूरेशन है यही कहलाता है लेखा वर्ष, और इसी को कहते हैं वित्तीय वर्ष भारत के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर सेम टू सेम है। अब ध्यान दो, किसी देश का भुगतान संतुलन क्या है, एक दी हुई समय अवधि में देश के निवासियों यानी कि अपने देश के लोगों और विदेशी निवासियों यानी कि विदेशी कोई व्यक्ति है उनके साथ में जितने भी तरह के सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन हुए है ना, वो सब सभी यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से यानी कि सिस्टमैटिक रूप में नोट किया जाता है। तो यही हमारा है भुगतान संतुलन। इसके अंतर्गत दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार के मदों को शामिल किया जाता है, विजिबल और इनविजिबल आइटम को शामिल करते हैं। यहाँ पर फिर वही डेफिनेशन है लेकिन अंग्रेजी में है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि अ कंट्रीज का बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है किसी एक देश के लिए।
ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, यानी कि जितने भी इकोनॉमिक रूप से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं दो देशों के बीच में, उन सब का क्या है, ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, BOP है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन टू कंट्रीज, या फिर कह सकते हैं अपने देश के लोगों और विदेशी आदमी के बीच में लेन देन हो रहा है ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक दिए हुए समय के भीतर, ठीक है। अंडर दिस, है ना, इसके अंतर्गत बोथ विजिबल और इनविजिबल आइटम्स आर इंक्लूडेड। इसमें क्या क्या शामिल होता है, विजिबल आइटम भी, यानी कि जिसको हम गुड्स कहते हैं, वस्तुएं, है ना, वस्तुओं का आयात निर्यात रहता ही है भुगतान संतुलन में, साथ साथ में सेवाओं के लिए जो पैसे लेन देन हुए हैं वो भी यहाँ पर नोट किया जाता है। तो यहाँ पर समझ गए होंगे कि अच्छा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की चीज़ें लिखी जाती है कि हम क्या दूसरे देशों को बेचे और दूसरे देश ने हमको क्या दिया, इस तरीके के सारे जो पैसे लिखे जाएंगे, नोट किए जाएंगे, वही यहाँ पर है बैलेंस ऑफ क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन जो शानदार वाला आ गया, लो हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे, है ना, जैसे, देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर बजट क्या है, यानी कि व्हाट इज बजट, बजट का मतलब क्या है, यहाँ पर सरकारी बजट है, बजट का मतलब है सरकारी बजट। जब उपभोक्ता का बजट पूछेगा ना तो वो अलग बात है, ये है सरकारी बजट। तो यहाँ पर सिर्फ बजट लिखेगा तो सरकारी बजट ही समझना, और उपभोक्ता का जब बजट पूछेगा ना तो स्पेशली लिख देगा उपभोक्ता का बजट, क्लियर ना। तो यहाँ पर सरकार का बजट मतलब क्या है, तो देखो ध्यान से, सरकार का बजट का मतलब एक ऐसा जो है ना खाता बही समझ लो, एक ऐसा जो है दस्तावेज, ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिसमें सरकार एक तरफ जो है खर्चे को नोट करती है, एक तरफ जो है रेवेन्यू को नोट करती है, यानी कि कहाँ से कितनी कमाई हुई उसको बोल रहे रेवेन्यू, है ना। जैसे टैक्स वगैरह से कमाई हुई सरकार को तो वो नोट करेगी, सरकार ने जन कल्याण के लिए या फिर निवेश वगैरह के लिए कहाँ कहाँ पर कितने पैसे खर्च किए, ये सब सारा जो खर्चा होता है ना, या फिर सारी जो आमदनी होती है, ये होता है एस्टिमेटेड रूप में। मतलब कि यहाँ पर गवर्नमेंट अनुमान कर रही है कि हम इन क्षेत्रों पर लगभग इतने करोड़ रुपए खर्चे करेंगे और इन क्षेत्रों से हम लगभग इतने पैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर वही होला है बजट, यानी कि बजट क्या है, एक वित्तीय वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष तो मैंने बता दिया 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसी को बोलते हैं भारत का वित्तीय वर्ष। तो एक वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए सरकार की अनुमानित, वास्तविक नहीं, क्या है, अनुमानित आय व्यय का विस्तृत लेखा जोखा बजट कहलाता है, यानी कि सरकारी बजट कहलाता है। आप सरकारी बजट भी बोल सकते हैं इसको, केंद्रीय बजट भी बोल सकते हैं, या यूनियन बजट भी आप बोल सकते हैं, समझ आ गया। चलो पब्लिक बजट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अंग्रेजी में भी डेफिनेशन है तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ किसका, ऑफ एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड मतलब अनुमानित, किसका अनुमानित है भैया अकाउंट, ये बताइए, इनकम का, जिसको हम रेवेन्यू भी बोल सकते हैं गवर्नमेंट का, टैक्स वगैरह से जो इनकम होता है गवर्नमेंट को, एंड एक्सपेंडिचर का ये डिटेल अकाउंट है, और क्या है, अनुमानित अकाउंट है, ये अनुमानित रूप से लिखा जाता है। तो ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का क्या है, एक डिटेल अकाउंट है जिसमें कि अनुमानित सारी बातें लिखी जाती है फॉर द पीरियड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, जो कि एक वित्तीय वर्ष के लिए तैयार की जाती है। इसी को कहते हैं हम लोग बजट, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं यूनियन बजट, केंद्रीय बजट यानी कि यूनियन बजट, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं पब्लिक बजट, पब्लिक बजट भी बोल सकते हैं इसको। तो इस तरीके से इसके नाम हैं, ठीक है ना। हिंदी में बोलिए इसको केंद्रीय बजट, बहुत बेहतरीन है केंद्रीय बजट। तो ये जो है ना बात समझ गए हैं, लेकिन जो बजट हमारा है भारत का, वो आर्टिकल में कहीं ना कहीं नोट किया हुआ है। सो ध्यान से समझिएगा, हम इसको हटा रहे, थोड़ा सा रुकना। हम बता रहे क्या आपको कि भारत के जो संविधान है अपने, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद 112 में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट नहीं लिखा हुआ है बल्कि लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि हिंदी में कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ आ रहा है या नहीं, लिख पाएंगे या नहीं पता नहीं, हाँ लिखा गया। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, और ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में उल्लेख किया गया है। भारत के अंदर में जो बजट है ना, जो एक वित्तीय वर्ष के लिए बनती है, उसे दोनों सदनों में पेश करना होता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन इसे केंद्रीय जो है अगर रूप से देखें
तो भारत सरकार की जो है ना, भारत सरकार के जो क्या होंगे, वित्त मंत्री होंगे, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताना भारत का वित्त मंत्री कौन है। तो भारत सरकार के वित्त मंत्री यहाँ पर जो है वो बजट पेश करेंगे या फिर करेंगी, है ना। स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर भारत के जो वित्त मंत्री होंगे वही बजट को पेश करेंगे राष्ट्रपति के समक्ष। किसके समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पेश करते हैं बजट को। चलिए आते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। ये जबरदस्त क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, लो, है ना। मैंने सारे क्वेश्चन, मैंने पहले ही कहा ना, इतने जबरदस्त क्वेश्चन मैंने लाया है, मत पूछो, ये सब सारे क्वेश्चन जो है हूबहू आएंगे आपके। स्वायत्त निवेश की परिभाषा दीजिए, यानी कि डिफाइन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है? स्वायत्त निवेश का मतलब है एक ऐसा निवेश जो लाभ के लिए नहीं किया जाता है। सर ये क्या बात हुई, हम लोग तो इन्वेस्टमेंट लाभ कमाने के लिए करते हैं। भैया करते हैं, लेकिन ये जो निवेश है ना, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये लाभ कमाने के लिए नहीं किया जाता है। ऐसे निवेश इसीलिए ज़्यादातर सरकार ही करती है। अब समझ में आया होगा। तो सरकार द्वारा जो इस तरह के निवेश किए जाते हैं जहाँ से सिर्फ जन कल्याण में वृद्धि करने के लिए सरकार खर्चे कर देती है, वही निवेश है स्वायत्त निवेश। मतलब कि स्वायत्त निवेश का तात्पर्य ऐसे निवेश से है जो किसी देश में आय के स्तर से स्वतंत्र होता है। मतलब हमारी इनकम है या नहीं है, हम उसे देख करके निवेश नहीं करते हैं, बल्कि हम जन कल्याण के लिए निवेश कर देते हैं। उससे फायदा होगा कि नहीं होगा, उससे इनकम हमारी फिर से जनरेट होगी या नहीं होगी, ये सब चीज़ों को नहीं देखा जाता। इसलिए कह रहे हैं कि स्वायत्त निवेश का मतलब ऐसे निवेश से है जो किसी देश में आय के स्तर से स्वतंत्र होता है, यानी कि लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं करता ये इन्वेस्टमेंट। अर्थात आय तथा लाभ बढ़ने या घटने पर स्वायत्त निवेश स्थिर बना रहता है। स्वायत्त निवेश कैसा रहता है? स्वायत्त निवेश हमेशा स्थिर बना रहता है। ये ना आय पर निर्भर करता है और ना लाभ पर निर्भर करता है। हम लोग होता है ना कि इन्वेस्टमेंट करने से अगर लाभ हुआ तो हम इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा करने लगते हैं, ये वो वाला निवेश नहीं है, यह है स्वायत्त निवेश। और ये हमेशा क्या रहता है? स्थिर बना रहता है। थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है समय के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। तो यहाँ पर हम स्वायत्त निवेश को समझ चुके हैं, जिसके कारण स्वायत्त निवेश की रेखा ना एक्स अक्ष के समांतर हो जाती है। इसको हम दिखाएंगे आपको कैसे होता है। सो ठीक है, तो ध्यान रखना, स्वायत्त निवेश की रेखा कैसी होती है? एक्स अक्ष के समांतर होती है। अब यहाँ पर हम अंग्रेजी से भी इसको पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट दैट, यानी कि इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम इन अ कंट्री। मतलब कि एक निवेश ऐसा है जो कि हमारा इंडिपेंडेंट है लेवल ऑफ इनकम से, है ना। मतलब कि देश के अंदर में हमारी आमदनी क्या हो रही है नहीं हो रही है उससे हमें नहीं पता, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा निवेश क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इवन इफ लेवल ऑफ इनकम और प्रॉफिट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। आय का स्तर बढ़ रहा है कि आय का स्तर घट रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहता है, स्थिर ही रहता है। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और इसकी वजह से ही स्वायत्त निवेश की रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है। अब दिखाते हैं आपको कैसे ये बनेगा। सो स्वायत्त निवेश की रेखा हम बना रहे हैं यहाँ पर, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया मैंने, और हमें पता है यहाँ पर डेफिनेशन के जरिए ही कि ये वो निवेश है जो कि आय और लाभ पर निर्भर नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है ना, आय का स्तर किधर लिख देंगे? एक्स एक्सिस पर लिखते हैं आय का स्तर, यानी कि लेवल ऑफ इनकम हमने लिख दिया एक्स एक्सिस के ऊपर में, और हमने निवेश कहाँ लिखा? वाई एक्सिस के ऊपर में लिख दिया निवेश, यानी कि इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या है? आई है, इन्वेस्टमेंट, और ये हमारा क्या है? लेवल ऑफ इनकम, यानी कि वाई है। तो देखिए हमारा लेवल ऑफ इनकम 0 है, ठीक है, फिर भी यहाँ पर गवर्नमेंट इतना इन्वेस्टमेंट करती है। मतलब आय को देखा ही नहीं जाता कितना है नहीं है। सो और आमदनी अगर यहाँ पर हो गई y1 मान लो, तो निवेश भी उतना ही होगा। आमदनी और ज़्यादा बढ़ गई y2 हो गया, फिर भी निवेश इतना ही होगा। हमारी आमदनी और भी बढ़ गई, ठीक है, फिर भी निवेश उतना ही होगा। मतलब कि वह निवेश जो आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता है, लाभ के स्तर पर निर्भर नहीं करता है, ऐसे ही निवेश को कहते हैं हम स्वायत्त निवेश। और यही है स्वायत्त निवेश का रेखा, जिसको हम IA बोलते हैं, ए फॉर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट।
ए फॉर क्या? ऑटोनोमस, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को IA लिखा जाता है। क्लियर है? चलिए, सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आय का स्तर बढ़ने या घटने से जो है ना निवेश परिवर्तन नहीं होता, सीधे तौर पर आप समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन अब सर कौन सा निवेश हम लोग करते हैं? हम लोग जो करते हैं ना उसको नाम दिया जाता है प्रेरित निवेश, यानी कि उसको कहते हैं हम लोग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। नाम क्या है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये हम लोग करते हैं जनरली। ठीक है, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जनरली गवर्नमेंट करती है। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का हिंदी मतलब क्या है? प्रेरित निवेश। मतलब कि हमें प्रेरणा मिला लाभ से, है ना, कि लाभ तो एक्सपेक्टेशन हम यहाँ रख रहे हैं, है ना, तो प्रेरित निवेश कहते हैं इसको। और ऐसा निवेश सरकार भी करती है और आम जनता द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर्स भी इसी तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो प्रेरित निवेश का मतलब प्रेरणा मिले हमें कहाँ से? इनकम से या प्रॉफिट से। तो इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो इसका जो ना इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। यहाँ पर लेवल ऑफ इनकम है, हम केवल Y लिख देते हैं। यहाँ पर ओरिजिन है, इधर इन्वेस्टमेंट हमारा है। तो देखिए इसका लाइन कैसे बनेगा? सो जो प्रेरित निवेश है वो हमारा बनेगा इस प्रकार से। मतलब समझ पा रहे हैं क्या बना ये? सो कि हमारा लेवल ऑफ इनकम अगर 0 है तो इन्वेस्टमेंट भी 0 है, इसलिए 0 से शुरू हुआ ये ला। अब जैसे हमारा जो है यहाँ पर मान लो कि हमारी आमदनी बढ़ करके हो गई Y1, तो इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ जाएगा, इतना होने लगा। समझ आ गया होगा। फिर से अगर हमारी आमदनी बढ़ती है ना, फिर से आमदनी बढ़ी तो हमने फिर से निवेश को बढ़ा दिया, तो फिर से आमदनी बढ़ी, है ना, हमने फिर से निवेश को बढ़ा दिया इधर मान लो। तो इस थोड़ा सा मैच नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैच करवा दिए हम ज़बरदस्ती। तो यहाँ पर हमारा जो है वो बन गया I। ये I के नीचे भी एक छोटा सा I लिख दो, जिससे पता चले इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। क्लियर? पता चल गया। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कैसा होता है? पॉजिटिव स्लोप वाला। लेकिन हमारा जो स्वायत्त निवेश था वो कैसा था भाई? पैरेलल टू एक्स एक्सिस था। इसका स्लोप क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं स्वायत्त निवेश को। आखिरी क्वेश्चन पर जाते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं इस बार। देखो, कह रहे हैं पूर्ण रोजगार क्या है? ऐच्छिक या अनैच्छिक बेरोजगारी के बारे में भी आपसे सवाल कर सकता है, कहीं ना कहीं हम अगली वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, देखो पूर्ण रोजगार क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हम क्या समझते हैं? पूर्ण रोजगार का स्थिति है कि जहां देश की सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है, यही होती है पूर्ण रोजगार की स्थिति। यही मानते थे क्लासिकल इकोनॉमिक्स, यानी कि प्राचीन अर्थशास्त्री यही कहते थे, पुराने अर्थशास्त्री यही कहते थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं JB के बारे में, ध्यान रखिए JB के बारे में आपसे सवाल किया जा सकता है MCQ में। MCQ में इनके सवाल आ सकते हैं। इन्होंने कहा था क्या? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। क्या कह रहे हैं? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं कर लेती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। उम्मीद है समझ आ गया होगा कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। ऐसा किसने कहा था? पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ऐसा कहा था JB ने। लेकिन इनका बात तब फेल हो गया जब 1929 में क्या आ गया? महामंदी की शिकायत आ गई। अमेरिका के अंदर में से शुरू हुआ था और पूरे विश्व में धीरे धीरे इसका लहर फैलने लगा था। पता ही होगा, मैंने कहानी बताया कई बार आपको। तो वो दिन था मंगलवार, है ना, तो दिन है मंगलवार का मजा लीजिए। तो वैसे ही हुआ था। तो मंगलवार के दिन में क्या हुआ? अचानक से जो है ना देखा गया कि एग्रीगेट डिमांड वहाँ की बहुत तेज़ी से घटने लगा, बहुत ही कम डिमांड हो रहा था और ये लंबे टाइम तक रहा। इसका लहर देखा जाए महामंदी का तो 1933 तक भी कहा जाता है इसकी लहर फैली हुई थी पूरी दुनिया के अंदर में, समझ सकते हैं। मतलब कि पूरे देश के अंदर में रोजगार बहुत घट गया था, है ना, पूरे देश में डिमांड बहुत घट गया था, लोगों के आमदनी बहुत ज़्यादा घट गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अचानक से वहाँ शेयर मार्केट गिरा हुआ था, उस मार्केट यानी कि अमेरिका के अंदर में। तो ध्यान से समझिए इस चीज़ को क्या कह रहे हैं कि कह रहे थे लोग कि जहाँ सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, यही होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, है ना, यही होता है क्या? फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर हम आपको नॉमेरिकली समझाने की कोशिश करें तो यही है पूर्ण रोजगार की स्थिति। चलिए हटाते हैं इसको। अब समझिए ध्यान से क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि पूर्ण रोजगार एक आर्थिक स्थिति है जिसमें सभी उपलब्ध
श्रम संसाधनों का सबसे कुशलतम तरीके से उपयोग किया जा रहा है। मतलब जितने भी हमारे पास लेबर अवेलेबल हैं उन सारे लेबर्स को हम फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, कोई भी बेरोजगार नहीं है। देश के सभी संसाधनों को या सभी साधनों को पूर्ण रूप से रोजगार मिल चुकी होती है, तो वैसी स्थिति में हम कहते हैं पूर्ण रोजगार की स्थिति। चलिए समझ आ गया होगा। तो यहां पर हम एक बार पढ़ लें इसको। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक सिचुएशन है वेयर ऑल अवेलेबल लेबर रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इफिशिएंटली, जहां पर सभी संसाधनों को, सभी लेबर्स को एकदम कुशलतम ढंग से प्रयोग किया जा रहा है। कोई भी बेकार नहीं बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि अल्प रोजगार की समस्या है, ऐसा नहीं कि जो वो व्यक्ति जो चादर ओढ़ करके सोया हुआ है वो काम खोज रहा था, बेचारा काम नहीं मिला तो फिर क्या करता, इधर उधर जाता, तो चादर ओढ़ करके सोया। ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। देश के सभी साधन जो हैं पूर्ण रूप से काम पर लगे हुए हैं। समझ आ गया होगा, वही स्थिति होती है पूर्ण रोजगार। अब बता देना कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में, एक पॉइंट नीचे लिख देना कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति के बराबर होती है। अब ये अगर दिखाने की कोशिश करोगे डायग्राम में तो कैसे दिखेगा, आइए बताते हैं। यहां पर समझने की कोशिश करना, ये ले लो। अब यहां पर हम जानते हैं कि जो सामूहिक मांग की रेखा होती है वो कहाँ से जाती है भाई? थोड़ा सा ऊपर से जाता है। ये देखो, ओरिजिन से नहीं शुरू होगा, थोड़ा सा ऊपर वाई एक्सिस से शुरू होता है। अब ऐसा क्यों हम बताते हैं आपको। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या? C प्लस आई। ठीक है। अब ये सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए डिमांड दो तरह का होता है देश में, कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड, है ना। 2 सेक्टर मॉडल के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड, ये क्या है सर? कंजम्पशन डिमांड का मतलब कुछ वस्तुएं जो उपभोग यानी कि खरीदी जाती है वो उपभोग के लिए खरीदी जाती है, पैसे कमाने के लिए नहीं। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो कि निवेश के लिए खरीदी जाती है। जैसे कोई मशीन परचेज की हम जनरली, तो उस मशीन से हम इनकम जनरेट करने का पर्पस रख रहे हैं, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट डिमांड है। और अब अगर हम जो है उस मशीन को केवल घर में प्रयोग में लाएंगे तो हमारा कंजम्पशन डिमांड है। तो फर्क यही है। तो दो तरह की डिमांड की जाती है, कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो कंजम्पशन वाली जो रेखा है उसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारा ये ऐसा ही रहता है, वो थोड़ा सा नीचे रहेगा इस प्रकार से। कंजम्पशन वाला लाइन ऐसा ही रहता है, कंजम्पशन वाली लाइन। ठीक है। इन्वेस्टमेंट वाला जहाँ तक बात है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है, आप देख चुके हैं पहले ही। जहाँ पर कंजम्पशन वाला लाइन जा रहा है वहीं से जाता है इन्वेस्टमेंट वाला लाइन, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, सारा लाइन मैंने बना दिया। लेकिन यहाँ पर हमें समझना है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर कब होगा। तो एग्रीगेट जो सप्लाई की रेखा है वो कहाँ से जाती है? पासेस थ्रू दी ओरिजिन, मूल बिंदु से जाएगी। ये देखो एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पर हो गया AS यानी कि, और ये क्या है? एग्रीगेट डिमांड। दोनों कहाँ पर मिला है? इस पॉइंट पर। तो हम लोग देख चुके हैं जहाँ पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति के बराबर होगा वहीं देश के अंदर में आय या फिर एम्प्लॉयमेंट या रोजगार का निर्धारण होता है। हो गई बात खत्म। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि OY जो है इनकम डिटरमाइन हो गया। फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल यही है जिसको हम E कह सकते हैं, यानी कि ये हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यही है हमारा पूर्ण रोजगार यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन। उम्मीद है पूरी कंटेंट को आपने समझ लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं फिर से हम अगली किसी वीडियो कंटेंट के साथ। तब तक इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। जय हिंद।